पुस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। मतदान प्रक्रिया की शुरुआत 10 फरवरी से हो रही है, जो कि 7 मार्च तक चलेगी और 10 मार्च को नतीजे आएंगे और फिर साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में अब की बार सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा। सूबे में मतदान की शुरुआत पश्चिमी क्षेत्र से होने जा रही है, जहां पिछली बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उसके सामने बड़ी चुनौती है। वहीं अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जो जीत के लिए सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश और तेज होती चली जा रही है, वहीं इन सबके बीच दल बदल का खेल भी रफ्तार पकड़ने लगा है। सपा से झटका मिलने के बाद अब बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। सत्ताधारी दल ने इस बार मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव के सिर से लाल टोपी हटाकर उन्हें भाजपा का गमछा पहना दिया। खैर, चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है और कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन इन सबसे इंतजार तमाम एजेंसियों के चुनाव को लेकर है। जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं स्वराज एक्सप्रेस ने तमाम एजेंसियों के सर्वे का एक औसत निकाला है। आखिर इसमें कौन किस पर भारी पड़ रहा है, सूबे में सरकार किसकी बन रही है, आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सत्ता के संग्राम हमारी खास पेशकश सर्वे की सरकार में। उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम का काउंटडाउन जारी है। ऐसे में सियासी दल पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जीत हासिल करने के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हालांकि इस बीच कई सर्वे एजेंसियों के चुनाव से जुड़े सर्वे भी सामने आ रहे हैं, जो ये बात बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार बन रही है। हालांकि ये सर्वे कितने सटीक हैं, वहीं एजेंसियों की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें कौन किससे कितना आगे है, बीजेपी और सपा के अलावा जीत का दावा करने वाली कांग्रेस और बसपा की क्या स्थिति है और उस स्थिति के बाद भी कौन क्या कुछ कह रहा है, चलिए इसे लेकर विस्तार से चर्चा करें। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अब की बार किसके सिर सजेगा ताज? क्या योगी की सत्ता रहेगी बरकरार या अखिलेश यादव की होगी वापसी? ये वो सवाल है जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर हिस्से में लोगों की जुबां पर है। खैर, यूपी में किसकी सरकार बनेगी ये तो 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम बता देंगे, लेकिन उसके पहले कई सर्वे एजेंसियों ने सियासी लिहाज से देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण सूबे का मूड भांपने की कोशिश की है। अलग अलग सर्वे में अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग सीटों के अनुमान लगाए गए हैं। वहीं स्वराज एक्सप्रेस ने यूपी में बह रही सियासी हवा का रुख समझने के लिए अलग अलग सर्वे के नतीजों का औसत निकाला है, जो ये बता रहा है कि बीजेपी को 225 से 240 सीटें मिलेंगी, जबकि सपा को 145 से 160 सीटें। वहीं सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस और बसपा की उम्मीदों पर पानी फिरा है। एजेंसियों के जो सर्वे आए हैं उसका औसत बता रहा है कि बसपा के खाते में महज 6 से 15 और कांग्रेस को सिर्फ 5 से 10 सीटें ही मिलेंगी। वैसे कुछ एजेंसियों के सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे भी दिख रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हालांकि ज्यादातर सर्वे एजेंसियों का पोल देखें तो उसमें बीजेपी ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है, जबकि बसपा और कांग्रेस तो मुकाबले में ही नहीं है। खैर, ये महज ओपिनियन पोल है, जो परिणामों से एकदम अलग भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से जो ज्यादातर सर्वे आ रही है और उसमें बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो कहीं न कहीं सपा और दूसरे दलों की चिंताओं को बड़ा जरूर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सत्ता के संग्राम में आज के मुद्दे इस सर्वे की सरकार पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता रोहित पांडे, सपा नेता मोनू दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता मिराज वली और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता हमारे साथ और यहां पर दुबे जी जुड़ गए, सपा नेता हमारे साथ। दुबे जी, जिस तरीके से देखा जाए
कि सपा के जो एक उम्मीद लगाई जा रही थी, जो एक ऑरा क्रिएट किया गया था, जो एक देखने को मिल रहा था कि शक्ति प्रदर्शन, लोगों में चाहत कितनी है सपा के प्रति, इस बार बहुत ज्यादा देखने को मिली, चाहे वो किसी भी चीज में हो। अब ऐसे में जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सपा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही। कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सर्वे से? अगर ये सर्वे आपके पक्ष में होते तो कितना सही था, और आपके पक्ष में नहीं है तो कितना सही? मोनू जी। मोनू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलो ठीक है, आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार जरूर जुड़े हैं हमारे साथ। राजा जी, जिस तरह से देखा जाए, जो ओपिनियन पोल आए हैं, जो रुझान आए हैं, देखने को मिल रहा है सभी एजेंसियों के कि इस तरह से ये हालात बन सकते हैं। हालांकि मानने वाले लोग इन्हें मानते हैं और नहीं मानने वाले नहीं मानते, लेकिन कितना विश्वास में लिया जाए, या कहा जा सकता है कि एक हल्की सी धुंधली तस्वीर तो आ ही गई है सामने। हाँ जी रजा जी, रजा रिजवी जी। जी आपको जी जी, आपकी आवाज हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। देखिए, ऐसा है कि जो ओपिनियन पोल और सर्वे आते हैं, ये ओपिनियन पोल सर्वे कभी कभी सच साबित होते हैं और कभी कभी सच नहीं साबित होते हैं। आप देखिए, बिहार का जो ओपिनियन पोल था उसमें तेजस्वी यादव को ज्यादातर सर्वे लोगों ने बताया था कि भाई सरकार वहां जो है राष्ट्रीय जनता दल की बन रही है। अब सर्वे कभी कभी गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि जो ओपिनियन पोल होता है, और आप भी जानते हैं कि जो चुनाव है, चुनाव के वोट एक दिन पहले, 2 दिन पहले चुनाव में वोट डालते टाइम मतदाता का अपना रुझान बदल जाता है। वो रुझान किस उससे बदलता है ये मैं नहीं जानता हूँ, कि पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, कि कोई कैंडिडेट अच्छा है लगता है उनको, बाद में वो अच्छा लग जाता है, उससे हो जाता है, ये क्या होता है ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि 1-2 दिन पहले भी चुनाव की गणित बदल जाती है उस क्षेत्र में, उस विधायक के, और उसके जो है लोगों की विचारधारा बदल जाती है। लेकिन जो सर्वे होते हैं, वो ओपिनियन पोल के जो सर्वे होते हैं, वो सर्वे बिल्कुल करंट नहीं होते हैं। करंट का मतलब है कि जैसे सर्वे हुआ तो सर्वे करने के बाद फौरन उसको टीवी चैनल्स नहीं दिखाते, 1-2 दिन लग जाता है उस सर्वे में। ठीक है। तो उस सर्वे से कुछ कहा नहीं जा सकता है कौन गणित आगे जा रही है, कौन पीछे जा रही है। ठीक है। तो ये ओपिनियन पोल पर बहुत विश्वास नहीं होना चाहिए, और ओपिनियन पोल करने वाले लोग भी आप पत्रकार होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि सच बात ही समाज में दिखाई जाए, क्योंकि समाचार पत्रों में, चैनल पर आम जनता का बहुत ज्यादा विश्वास होता है। इस विश्वास के सहारे ओपिनियन पोल देते हैं, लेकिन फिर भी ओपिनियन पोल कभी कभी सटीक और सही नहीं बैठते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार तो आप समझिए दिग्विजय सिंह को बिल्कुल बता दिया था कि इनकी सरकार नहीं बन रही है, और मध्य प्रदेश में उस बार दिग्विजय सिंह सरकार बन गई थी कांग्रेस की। तो ओपिनियन पोल पे बहुत विश्वास किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम भी इन्हें एक ऐसा ओपिनियन ही ले लेते हैं, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से ओपिनियन के तौर पर अगर हम बात करें, तो ओपिनियन के तौर पर अगर इसमें बीजेपी को दिखाया जा रहा है या बीजेपी को बताया जा रहा है आगे, इसमें से सी वोटर्स, चाहे वो और टीवी चैनल्स की बात कर लें, पीएमआरक्यू की बात कर लें, और पोल स्टार्ट की बात कर लें, डीबी लाइव की बात कर लें, वेटो की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे एजेंसियां और न्यूज चैनल हैं जिन्होंने ये सर्वे किए हैं, और लगभग सबके रुझान एक जैसे हैं, बस 1-2 को छोड़कर। उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुआ बीजेपी की ही सरकार आ रही है। एज ए ओपिनियन अगर बात करें जी, तो देखिए भाई, जो वर्तमान समय में है, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अनाज वाला प्रोग्राम किया, गरीबों को अनाज दिया, दुगना अनाज दिया, तो अगर जो मतदाता वहां गया होगा उन अनाज पाने वालों के पास, तो वो अनाज पाने वाले तो कहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। और जिसको उज्ज्वला योजना में फायदा मिला है, जिसको गैस मिल गई, जिसको सिलेंडर मिल गया, जिसको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में
मकान मिल गया, तो जाहिर सी बात है अगर उनसे पूछा जाएगा, जिसको फायदा इस सरकार से होगा वो तो कहेगा ही कि भाई सरकार आनी चाहिए। और सरकार जो आती है, देखिए ऐसा है, जब सरकारें काम करती है तो आम जनता जो है फिर मन बनाता है किस सरकार को लाना है, किस सरकार को नहीं लाना है। ठीक है। तो जो सरकारें काम करती हैं और आम जनता का दिल जीतती हैं, फिर वो सरकार आ जाती है। अब ये चुनावी माहौल जो पूरे प्रदेश में और 5 राज्यों में चल रहा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और पंजाब और मणिपुर, तो ये चुनावी जो माहौल है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट ज्यादा सीट है, सबसे ज्यादा MP यहाँ से जीत के जाते हैं। 403 की विधानसभा यहाँ है। पंजाब में खाली 117 ही MLA जीतते हैं, सरकार बनती है वहाँ 60-62 MLA बन गए, 60 बन गए तो सरकार बन जाती है वहाँ। यहाँ तो अगर 202 MLA नहीं किसी के बन पाए तो सरकार नहीं बन पाती है। बिल्कुल सही। ये है कि विपक्ष चाहता है कि हम सत्ता पा जाएं, और सत्ता में जो सरकार बैठी वो चाहती है कि हम सत्ता में बने रहें। तो सत्ता में बने रहने के लिए उसको जो करना है वो करते हैं कि अनाज बांटा उन्होंने जो है वो उज्ज्वला योजना, उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार दिया, फिर उन्होंने जो है आप समझिए कि मेडिकल कॉलेज बनवाए, उन्होंने जो है वो एयरपोर्ट बनवाए, ये सब अपना बनवाने शिलान्यास करवाए। ये सब काम सरकार करके आम जनता को बताना चाहती है। ठीक है। समाजवादी पार्टी भी बहुत ही मजबूती से चुनाव के अंदर उतर के लड़ रही है। बसपा जो है वो जैसे ट्विटर से बहन मायावती जी काम करती थी, आज लोग ट्विटर से कर रही हैं। कोई रथ यात्रा, कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसी पब्लिक मीटिंग उनकी नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी में खाली हमारे जो है मिश्रा जी जो है वो निकले और जाकर के उन्होंने जनाधार बढ़ाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी की एक खाली केजरीवाल आकर के पब्लिक मीटिंग करके चले गए। अब आप देखिए जो हमारे हैदराबाद के हैं ओवैसी साहब, वो अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं सब। ठीक है रजा जी और भी आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन चूंकि हमारे और भी प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ मिराज वली जी हैं, जिस तरह मिराज वली जी आमो हवा जिस तरह से लग रही थी कांग्रेस की, और पुराना ही इतिहास सुनने में आ रहा है कि फिर से दोहराने वाली है कांग्रेस, क्योंकि रुझान जो देखने को मिल रहे हैं, जो आए हैं ओपिनियन पोल, उसमें भी पिछली बार जैसी कंडीशन कांग्रेस की लग रही है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आत्ममंथन भी कांग्रेस ने किया होगा, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है, या फिर जो अभी तक जो टेलीविजन चैनल जिस तरह से कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, जैसे कांग्रेस आरोप लगाती रही है, उसी का नतीजा है कि एग्जिट जो आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल, वो भी यही कह रहे हैं। दीपक जी, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जिस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर टेलीप्रॉम्प्टर ने मोदी जी को धोखा दे दिया था, उसी तरह से ये आपके जिन लोगों के भी ये सर्वेस चल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को और तमाम उन लोगों को जो ये बता रहे हैं कि किसकी कितनी सीटें आ रही और जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, उन सबको धोखा मिलेगा। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रियंका जी के नेतृत्व में जनहित के मुद्दों को उठाती आई है और हम अपना काम कर रहे हैं। एक आरोप लगता आया था कांग्रेस पार्टी पे कि भाई उनके पास संगठन नहीं है। आज मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बूथ लेवल तक संगठन है, और संगठन की बाकायदा तौर पे प्रियंका जी के कहने पे, उनके दिशा निर्देश पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और हम संगठन के नाम पर भी मजबूत है। भारतीय समाजवादी पार्टी का जिस तरह से एक हो हवा दिखाया जा रहा है, उसका मैं एक आपको उदाहरण बता देना चाहता हूं। अभी कुछ ही समय पहले पंचायत चुनाव हुए थे। समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत और प्रधानी में अच्छे कैंडिडेट जीत कर आए थे, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन के उभरी थी। लेकिन जब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनने की बात आई, तो किसके हक में नतीजे गए? ये भी एक स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की मिली भगत। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आती है, भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूती के साथ फलती और फूलती है। उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और उनके ही ये एक स्ट्रेटेजी का एक तरीका है कि समाजवादी पार्टी को लड़ता हुआ प्रस्तुत करो और दिखाओ। कौन सा? जिस तरह से लोग कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं कि आपके पास वोट बैंक कौन सा है,
मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके पास कौन सा वोट बैंक है? एक खाली मुस्लिम समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। दूसरा वर्ग कौन है? खुद अखिलेश यादव जी का अपना वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पहले उनमें काम करने की आवश्यकता है। नहीं, जिस तरह से संगठन की बात की आपने, तो संगठन की संगठन अब संगठन करके आप तो अगले चुनाव होंगे उसमें संगठन देखा जाएगा। लेकिन अगर अभी बात करें जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है महिलाओं को टिकट देने का, या लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो कॉन्सेप्ट लेके आई थी प्रियंका गांधी जी, उसके आधार पर ही टिकट दिया गया, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। बल्कि यूपी जैसे राज्य में जहां कहा जाता है कि धर्म सबसे बड़ा कार्ड होता है, जाति विशेष के लिए बहुत ज्यादा अहम परिप्रेक्ष्य देखने को मिलता है, और अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी वहां पर अपनी भविष्यवाणी कर नहीं सकते, और अच्छे अच्छे तुर्रम खां भी वहां पर ढह जाते हैं। तो ऐसे में एक आम नारी हो कोई, या कोई जिससे टिकट दिया हो, जैसे भी आपने टिकट का बंटवारा किया हो, चाहे वो रेप पीड़िता के परिवार से टिकट दिया हो महिला को, या ऐसे किसी भी टिकट दिया हो, तो क्या लग रहा है उनके भरोसे या उनके कंधे पे कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी इस तरह से? किस दूरदर्शिता के तहत ये सब कॉन्सेप्ट लाया गया था बेसिकली? नहीं, बिल्कुल ये दूरदर्शिता है, प्रियंका गांधी जी की दूरदर्शिता है। 125 में हमने तकरीबन 50 टिकट महिलाओं को दिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ये जो नफरत फैलाने की राजनीति है, इस पर एक चोट है, इस पर एक ये प्रहार है कि हम अभी तक बात की जाती थी जाति की, अभी तक बात की जाती थी धर्म की, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये चीज हावी है। हमारी पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी ने इन सब से ऊपर उठ के सोचा और एक वर्ग की बात की जिसको एक वर्ग के रूप में देख सकते हैं, महिला, और उनको भी ये कहते हैं कि वो पिछड़ी है। महिलाएं काफी हमारे सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी वो काफी पिछड़ी है। उनको लाकर भारतीय जनता पार्टी की ये जो नफरत की राजनीति है, इस पर एक प्रहार करने की, और सबसे बड़ी बात नारी सशक्तिकरण, इससे बड़ा और कौन सा उदाहरण हो सकता है कि हमारी पार्टी ने 50 महिलाओं को अब तक, हिराज वली जी, अभी लौटूंगा आपके पास, अभी लौटूंगा आपके पास, और ये जो जिन लोगों को टिकट दिया है, आपके पास लौटूंगा वली जी। अभी हमारे साथ सपा नेता भी हैं, सबसे थोड़ा एक एक क्वेश्चन न हो जाए। लेकिन दुबे जी, जिस तरीके से देखा जाए सपा का जो ओपिनियन पोल है, वो कुछ एजेंसियां कह रही हैं कि सपा आ रही है, पर ज्यादातर यही कह रही हैं कि सपा नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है। ऐसे में क्या लग सकता है, कितना इत्तेफाक रखते हैं इन ओपिनियन पोल से कि वाकई ये सही साबित होंगे या विपरीत साबित होंगे, जैसा कि बिहार में हुआ था? तो क्या ये वाकई इन पे बिलीव कितना करती है सपा पार्टी? हाँ, देखिए, सपा ने कहा है कि साहब हम समाजवादी पेंशन योजना जो है 18,000 देंगे। रिजवी जी, ये सपा नेता से मेरा सवाल था, आपसे अभी उनका हो जाने के बाद मैं आपसे सवाल करूंगा जी। धन्यवाद भदौरिया जी, और धन्यवाद मैं दूंगा आपके चैनल का, स्वराज चैनल का, कि आपने हमें बोलने का मौका दिया है, हमारी पार्टी का पक्ष रखने का मौका दिया है। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश पूरी तरह से ऊब चुका है भारतीय जनता पार्टी के मकर जाल से। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पार्टी के जो इस समय जनता विरोधी और गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, ब्राह्मण विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, पहले मैं उसके बारे में उनकी उस पर जवाब दे दूं, उसके बाद में अपने साथी मित्र हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फिर उनकी बात का मैं जवाब दूंगा। एक्चुअली इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत उपापोह में है, एकदम उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनके सभी नेताओं के मन में एक अजीब सी उलझन पैदा हुई है कि हम कितनी सीटें पाएंगे, हम चुनाव हार रहे हैं। ये लगभग उनके सारे सीनियर्स बड़े नेता जानते हैं। रही बात सर्वे की और एजेंसियों की, तो देखिए, सर्वे को देख करके हम काम करते ही नहीं करते। हम समाजवादी लोग हैं, हम धरती पे, जमीन पे रह करके काम करते हैं। हमारे पास कार्यकर्ता हैं, और अभी तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में इस बात को स्वीकारा है कि अखिलेश यादव की रथ यात्रा में जो इतनी तादाद में भीड़ आ रही है, दरअसल वो भीड़ नहीं, वो उनके कार्यकर्ता हैं।
तो अगर इन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया है कि लाखों की संख्या में हमारे प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता है, तो हमारे फॉलोअर्स कितने होंगे, हमारे वोटर्स कितने होंगे, इसका अनुमान तो गिनती में 11 मार्च को भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी और बसपा को या अन्य पार्टियों को मिल जाएगा। मेरी लड़ाई देखिए कांग्रेस से नहीं है, मेरी लड़ाई बसपा से नहीं है, मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी से है, सरकार से है। इस समय उत्तर प्रदेश पूरी तरह से बेहाल है। गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान पूरी तरह से असहज महसूस कर रहा है। देश में, प्रदेश में बदलाव की भारी लहर चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं भदौरिया जी, मेरा 22वां गांव है। मैं अभी 22 गांव में घर घर जनसंपर्क करके मैं लाइव डिबेट में आपके साथ में जुड़ा। तो मेरा 22वां गांव है। अगला नेक्स्ट आपके डिबेट के बाद फिर मैं एक गांव में ही जा रहा हूं। जिन गांवों में मैं जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सीधी नाराजगी दिख रही है, बदलाव की सीधी आहट दिखाई दे रही है। और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात बता दूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 6 बार के एमएलए, मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है। अभी कल एक गांव में, प्रतापपुर एक गांव है, वहां के गांव के लोगों ने मतलब बैठने तक नहीं दिया है स्वास्थ्य मंत्री को। बिल्कुल बाहर जाने का रास्ता कहा आपकी कोई आवश्यकता नहीं, 5 साल बाद आज आप आए हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, इतनी विषम परिस्थितियों में आप नहीं आए, तो ये दुर्भाग्य है कि आप हमारे विधायक हैं, आप बिल्कुल वापस चले जाइए। गांव से, भरवलिया गांव से, अभी चौरी एक गांव है, वहां से वापस किए गए हैं, अभी गोसियारी से वापस किए गए हैं, करावा गांव है, वहां पिछड़े समाज के लोगों ने उनको वापस किया है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के परिवार के लोगों ने इनको वापस किया है। तो ये दुर्भाग्य है कि अगर इनके प्रदेश के टॉप 5 के मिनिस्टर्स इस तरह से गांव से वापस भगाए जा रहे हैं, तो जनता का आक्रोश आप समझ सकते हैं। और इसी को असली सर्वे मान करके उसके बाद आकलन करिएगा। निश्चित तौर पर जो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि सपा गठबंधन 400 सीटें तक जीत सकती है, तो निश्चित तौर पे हम लोग 350 से 400 तक जा सकते हैं, जिसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। अभी आपके पास लौटूंगा मोनू दुबे जी। रोहित जी, जिस तरीके से आपने सभी लोगों की बात सुनी और जो ओपिनियन पोल है वो आपकी सरकार कह तो रहे हैं कि आ रही है, हालांकि इसके विपरीत भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉस बहुत सारी सीटों का हो रहा है, तो इसको क्या और किस तरह से देखते हैं इस लॉस को? आपको 5 साल मिले, काम करने के लिए मिले, बहुत आपने काम गिनाए, बहुत लोकार्पण किए, सब कुछ किया आपने, आपके अनुसार, आपकी पार्टी के अनुसार आपने जमीन से जुड़े हर व्यक्ति तक और अंतिम छोर के व्यक्ति तक भी अपनी सुविधाएं पहुंचाई। जब इतना कुछ पहुंचा दिया तो इतना लॉस क्यों? अभी सर्वे में दिख रहा है जी, अभी इसका परिणाम नहीं आया है जी। हम लगातार 3 चुनाव में आप देख लीजिए, चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, 2017 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी का संगठन से एक सर्वे कराता है। जब परिणाम उसका निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो चैलेंज करता है कि हम 300 पार करेंगे, हम जो भी उसका रहता है 2/3 बहुमत हम लेंगे, उसके आधार पर 2-4 सीटें हमारी ज्यादा होती हैं। क्योंकि हम लोग हवाबाजी राजनीति नहीं करते कि हम 400 पार जाएंगे, 350 पार जाएंगे। समाजवादी पार्टी तो एकदम कंफ्यूज में पड़ी है। और आज की डेट में आपको क्लियर कर दूं कि 20% की लड़ाई चल रही है। कोई नाहिद हसन पर खेल रहा है तो कोई ताकिद रजा पर खेल रहा है। लोगों को इस बात का है कि ये कि विशेष समुदाय का वोट जो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोगों को मंदिरों पर, हिंदू व्यवसायी पर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर जो सबसे ज्यादा गाली दे वो विपक्ष के पार्टियों का विशेष समुदाय कौन है ये विशेष समुदाय के लोग? अगर विपक्ष को मैं बता रहा हूँ, एक समुदाय है, अब नाम लेना थोड़ा मुझे, अब नाहिद हसन जिस समुदाय से आते हो, ताकिर रजा जिस समुदाय से आते हो, अब कौन सा समुदाय है सब लोग समझ रहे हैं। अच्छा। हम एक चीज आपसे कहेंगे कि टिकट वितरण के बाद भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस, 351 भी हो सकता है, 370 भी हो सकता है, पूरे भरोसा के साथ हम सरकार बना रहे हैं।
ठीक है। अब सर्वे का मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि जो व्यक्ति सर्वे करता है इस देश का नागरिक है। और बड़ी रोहित जी, आपने अजीब बात की, विशेष समुदाय की बात की, उसी विशेष समुदाय से आपको समर्थन बड़ा मिलता रहा है। योगी सरकार को पिछली बार उस समुदाय से बड़ा समर्थन मिला जिस समुदाय का आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, और उस समुदाय के लिए ही आपने बड़े बड़े फैसले केंद्र सरकार ने भी आपके लिए हैं। अगर आपने उस विशेष समुदाय के लिए इतना कुछ किया है तो उस विशेष समुदाय से उम्मीद क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या कारण है? नहीं, मैं उम्मीद रख रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, विशेष समुदाय के कुछ लोग। अच्छा, कुछ लोग विशेष समुदाय के कुछ लोग हैं। अच्छा, मैं दो नाम गिनाए हैं, दोनों एक ही समुदाय के गिनाए। नहीं, मिराज वली जी, आपको वक्त दिया जाएगा, वक्त दिया जाएगा। नहीं, मैं बोलने दी। हाँ, बोलिए बोलिए। जो व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी को गाली देता हो और ये कहता हो कि आप फला हिंदू धर्म के यहाँ, फला हिंदू के यहाँ जाके जो है ये सामग्री मत खरीदिए, वो आपके चरणों में हो जाए। झूठ बोल रहे हैं रोहित भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। जी, गाली तो गांधी जी को भी पड़ रही है। मैं आपको साक्ष्य भी दे दूंगा। गांधी जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री कौन लोग दे रहे हैं? कौन लोग दे रहे हैं गाली? नहीं, मेरा गांधी जी को। एक सेकंड भाई साहब, मेरे नंबर पर बीच में पनीर न बोलिए, क्योंकि मैं बहुत देर बाद जुड़ा। हाँ, मिराज वली जी वो सही कह रहे हैं क्या? हाँ, सब बोले, सब आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अब मेरी बात सुनिए। जी, कंप्लीट करिएगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की योजनाओं में जाति विशेष को ध्यान नहीं रखा है। अगर पिछड़ा है, वंचित है, दलित है, मुस्लिम है, किसी समुदाय का व्यक्ति रहा हो, हम वहां भेदभाव नहीं किए हैं। लेकिन फिर अगर किसी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर आपको अगर पिछड़े अगड़े और अल्पसंख्यकों में भेदभाव आपकी सरकार ने नहीं किया तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण कौन लेकर गया? मैं बता रहा हूँ। दिया गया उत्तर प्रदेश में जो 40 से ज्यादा एक जात के डीएम एसपी बैठे हैं उनको पोस्टिंग किसने दे दिया? आप कितने पिछड़ों को आपने प्रदेश में पोस्टिंग दे दी है, कलेक्टर बनाया है? कितने ब्राह्मणों को बनाया है? कितने दलितों को बनाया है? कितने अल्पसंख्यकों को बनाया है? एक बार तो आपकी सरकार को जवाब देना चाहिए इस पर। ठीक है, केवल हवाई मोनू जी, वो तो ठीक है, आप जो लगा रहे हैं, आपका विपक्ष में बैठे हैं वो सही बात कह रहे हैं, लेकिन एक समय वो भी था जब पुलिस में भर्ती सिर्फ एक ही जाति के लोगों की होती थी, तो वो वक्त भी था। भारतीय जनता पार्टी वो वक्त भी था जिसमें संविदा के सबसे ज्यादा कर्मचारी सिर्फ एक ही जाति वर्ग के होते थे। ये भी आपको पता है, यूपी के वो दिन बहुत अच्छे थे। ठीक है मोनू जी, रोहित जी से पहले सवाल लेते फिर आपके पास होता। भैया 25 मिनट बाद मेरा नंबर आया है, जनता ने 25 मिनट बाद आया है। ठीक है मोनू जी, अभी आपको मौका दूंगा। क्या बौखलाहट है, क्या बौखलाहट है भैया? 25 मिनट बाद नंबर आया है, सुनिए तो। ठीक है मोनू जी धैर्य रखिए। नेताओं के चेहरे पर दिखलाई है, जवाब तो सुनिए। आप जैसे प्रवक्ताओं के चेहरे पर बोलिए रोहित जी, बात कंप्लीट करिए। अरे सुन भैया, उनकी आवाज बंद करिए, क्योंकि हम लोग आवाज किसी की बंद नहीं होगी, लेकिन आप बात पूरी करिए। बीच में हम नहीं बोले थे। जी, बोलिए। पिछड़ों का मतलब क्या होता है? देश में पहली बार पिछड़ों का आयोग बना हुआ है। पिछड़ों का मतलब एक परिवार नहीं होता। पिछड़ों का मतलब जो व्यक्ति बोरा समुदाय का हो, प्रजापति समुदाय का हो, पटेल समुदाय का हो, कुर्मी समुदाय का हो। मोनू जी, आपके जो भी गड़बड़ी नहीं दिखाई क्या? मोनू जी, जो भी सवाल है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो ठगी हुई है, जो बेईमानी हुई है पिछड़ों के साथ, उस पर आपत्ति जताई थी ना? केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा था, उस पर आपने क्या कार्रवाई की? फर्जी आरोप लगाना बंद करिए। फर्जी आरोप लगाना बंद करिए। आरोप फर्जी नहीं है। आपकी एक एसआईटी जांच बैठ जाती है और आपके घर घरानों के लोग बैठ करके, भारतीय जनता पार्टी के घर घरानों के लोग बैठ करके उस मामले को, एसआईटी की जांच को दबा करके बैठ जाते हैं, और आप उसके बाद कहेंगे कि पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं हुआ, दलितों के साथ अन्याय नहीं हुआ, ब्राह्मणों के साथ अन्याय नहीं हुआ। बाकी नहीं है, सब मथुरा को जानते हैं। मथुरा सब जानते हैं जिस प्रकार से भूमाफियाओं ने क्या कर रहे थे। आप सुनिए, आप अभी आप अयोध्या में भूल गए क्या? हम भी मैं आपके मेयर ने जमीनों में दलाली खाई है, उनके भांजे ने दलाली खाई है, आपके सरकार में वहाँ के डीएम ने अपने परिवार के नाम पर जमीनें आवंटित कराई और वहाँ पे डीएम ने दलाली की है। इससे शर्मनाक भी कुछ हो सकता है क्या? राम के नाम पर भी दलाली करते हो, राम के नाम पर भी दलाली करते हो। जयचंद है,
जब तक अरे आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं जो हिंदुओं पर गोली चलवाए थे, आप क्या बात करेंगे? आप हिंदुओं पर गोली चलवाए थे, अभी तक माफी नहीं मांगे, आप क्या बात करेंगे? राम मंदिर को आप क्या जानते हैं? आप आपको क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? आप उस भक्तों को गोली चलवाई, आपने माफी मांगी आपने? 11 मार्च को खदेड़ा होगा। अब लग रहा है कि मुकाबला कड़ा होने वाला है। ठीक है मोनू जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए। रोहित जी की बात धर्म भी चलेगा, पूरी हो अगर जाएगी। पिछड़ों को आवाज मिलेगा, अगर रोड मिलेगी, कानून व्यवस्था मिलेगा, तो मंदिर का भी पुनर्निर्माण होगा। ठीक है मंदिर का निर्माण हो गया। अब जी मुद्दे पाइए रोहित जी। अल्पसंख्यक ब्राह्मण 7% केवल योगी आदित्यनाथ और अजय सिंह बिष्ट के। मोनू जी आपकी बारी आए। मोनू जी आपकी बारी आए। बाकी कोई बचेगा नहीं। मोनू जी आपको बोलने का मौका दिया जाए, आपकी बारी आए, आप बात अच्छे से ये रखिएगा। बौखलाहट बता रहे हैं कि आप इस बार 45 नहीं 43 सीट से समाजवादी कम पाएगी। चरण के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें 2022 के आंकड़े पे जाएंगे और हम आपके आंकड़े को पार करेंगे। 2014, 2017, 2019 को फिर दोहराने जा रहे हैं। जिस प्रकार से 2014 में 5 सीट आई थी, 2019 लोकसभा में 5 सीट आई थी, उसी प्रकार से 2022 में आपको 47 से 48 सीट होगी। आपको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, आपको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आप लोगों ने क्या किया उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है। एक कहावत है, अपने आप पर मत लीजिएगा, मैं भदौरिया जी पहले ही बता दूं, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है। ठीक है मोनू जी, रोहित जी आपसे दोनों से ही मैं सवारे हर दिख रहा है। एक मिनट, आप दोनों से मैं सवाल लूंगा बाद में। गिनती होगी। मेरा समय ठीक है जो समय था उसको मिले। अरे आपको मिलेगा, आपको मैं एक्स्ट्रा वक्त दे दूंगा। रोहित जी थोड़ा सा मुझे धैर्य रखने के लिए, दोनों को शांत कराने के लिए मुझे जाना पड़ेगा वरिष्ठ पत्रकार के पास। सर कोई न बोले, बीच में कोई न कोई नहीं बोलेगा। अभी एक मिनट वरिष्ठ पत्रकार जी की सुन लीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के लॉस का जिक्र कर रहे थे हम, डीबी लाइव ऐसे कोई भी बहुत सारे सर्वे हैं जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार कम नहीं सीटें बल्कि पीछे जा रही है, सरकार भी हो सकता ना बना पाए, कुछ ऐसे सर्वे कह रहे हैं। तो ऐसे में ये बौखलाहट दोनों ही पार्टियों में है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सपा, अगर आप थोड़ा सा कुछ महीने पहले जाएं तो सपा बहुत ज्यादा न्यूट्रल थी। लग ही नहीं जाता कि इस बार सपा किसी भी चुनाव में हिस्सा भी लेने वाली, बहुत न्यूट्रल थी। लेकिन सपा ने इन कुछ 4 महीनों में ऐसा एवरेज किया कि बीजेपी के बराबर, या जो भी सर्वे कह रहे हो, लेकिन लगभग बात तो होने लगी है दोनों के बराबर की। ये बहुत बड़ी बात है। ये सही कह रहे हैं आप। और आपकी स्वराज की जो टीम है वो भी अगर सर्वे की होगी तो ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। और उसका कारण भी है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से जो है वो जमीनी हकीकत पे काम नहीं कर पाई। और जो सर्वे की रिपोर्ट आप बता रहे हैं आजकल और परसों की, तो आप सर्वे की रिपोर्ट आम जनता के लिए कल कुछ बदल सकती है, परसों बदल सकती है, नसों बदल सकती है, चुनाव के एक दिन पहले बदल सकती है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया कि साहब समाजवादी पेंशन योजना जो हम 6,000 दे रहे थे वो हम 18,000 देंगे। आप जाहिर सी बात है, अगर ये कहा जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पेंशन पाने वाले लोग हैं उनके दिल उचकेंगे। कांग्रेस की प्रेस आज हुई तो आज भूपेश बघेल ने कहा कि साहब ऐसा है, जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं के अंदर जो गोबर है वो हमने अपने छत्तीसगढ़ में गोबर कम से कम 60 लाख कुछ मात्रा बताया हमने खरीदा। तो हाँ खरीदा है वहाँ हमें गोबर। तो हम अगर ये सवाल किया पत्रकार ने कि अगर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ भी हम जो है वो गोबर को खरीदेंगे। तो अब ये चीजें 2-4 चीजें उठ के ऊपर आ रही हैं, तो जाहिर सी वो गुणा भाग कहीं ना कहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने समय में काम किया है, ऐसा नहीं है कि काम किया है। और उस काम में आप देखिए, चाहे पीएम स्वनिधि योजना क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश प्रथम रहा है। आप कि सौभाग्य योजना में जो है 1,41,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देख करके देश में प्रथम रहा है। 2,60,00,000 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करके देश में प्रथम रहा। वो देश जिसको हम नहीं जानते हैं कि हम सरकार है, जो योजना जो सरकार ने बनाई, जो योजना जो प्रथम आया, जो रिकॉर्ड हम लोगों के हाथ में लेके बैठे पत्रकार, वो रिकॉर्ड के हैसियत से मैं बता रहा हूँ। वोट तो जनता देगी और समझ के देगी क्या देना है क्या नहीं देना, तो वो समझेगा।
खास निर्माण प्रारंभ करके देश में उन्होंने एक अलग काम किया। मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल के कि डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा बने, उसका शिलान्यास किया। सोचा उन्होंने एयरपोर्ट, आप देखिए 5 एयरपोर्ट बनाए जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बने, तो उसका भी कहीं न कहीं ये जाकर के असर होता है, ऐसा नहीं है। और जो एक खाद्यान्न ये देना शुरू किया है, आप अगर उससे पीछे जिसको डबल राशन 1 जनवरी से मिल रहा है, वो अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत खुशहाली बात करेंगे। लेकिन अखिलेश के साथ भी हमने देखा जो रैलियां हुई थी, वो रैलियों में भीड़ थी, इसमें कोई दो राय नहीं, भीड़ थी। और अखिलेश भी हमें लगता है कि बहुत समझदारी से कर रहे हैं काम, और भारतीय जनता पार्टी काम 5 साल में कर चुकी है। उस काम को आम जनता देखेगी, और आम जनता अगर उनके काम को समझेगी तो उनको जिता देगी, उनको आगे बढ़ा देगी और उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि हम सरकार में आ जाएं। आपने जो अभी कहा बहुत सही बात कही थी कि कांग्रेस मेहनत तो कर रही है। मैं आज यही पत्रकारों से डिस्कस कर रहा था कि ये स्लोगन कैसा है, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ। तो हमने कहा लड़ सकती तो निगेटिव चीज है भाई, कुछ स्लोगन देते लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अरे भाई तो लड़ सकती हो क्या मतलब? एक बहू जब घर के अंदर आती है तो आप देख लिए क्या हालत होती है, हमें बताने की नहीं है। वो लड़का लेके आती है, माँ बाप को अलग छोड़ देती है, लड़का कहीं में रहता है, बाल बच्चे को पाल पोस के बड़ा। हमारी ऐसी बहू नहीं है, अल्लाह का बड़ा रहम है, हमारी बहू हमारे पास है, बेटा हमारे पास ऊपर वाले का रहम है, ये ऐसी बहू नहीं है। लेकिन है शादी होती है, शादी होने के बाद बहू फौरन आती है और आने के बाद लड़के को पाठ पढ़ाती है, लड़का लेके अलग चल देता है, माँ बाप को बूढ़े माँ बाप अपना बैठे रहे। तो लड़कियों लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़ सकती हूँ, इसको भी इंगित करना चाहिए था। लेकिन ये जो बड़ा अच्छा आपने रिजवी जी रखा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसी वली जी से पूछ लेता हूँ, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, यहाँ मध्य प्रदेश में भी काफी नेताओं ने इसका कि लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ भी हो सकता है, लड़की हूँ आगे बढ़ सकती हूँ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकती हो। लेकिन ये क्या है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये क्या मतलब, क्या मैसेज देने की क्या कोशिश की गई है? और ऐसा कहा जाए कि सिर्फ एक लड़कियों के साथ अत्याचार या फिर रेप की घटनाएं यूपी में ज्यादा बड़ी हो तो इसकी वजह से ये स्लोगन दिया गया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। और राज्यों में भी यही आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश में है। तो फिर ये जो फॉर्मूला जो किया गया है, क्या प्रियंका जी की खुद की या फिर कोई रणनीतिकार ऐसे थे, उन्होंने पता नहीं कौन सा सर्वे किया जिसके बाद ये स्लोगन निकाला? लड़कियों लड़ सकती हूँ निगेटिव, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा बिल्कुल निश्चित तौर से जिन भी आधार पे, जिस भी आधार पे आप जी वली जी कंप्लीट करिए। हाँ, आप जैसा ये पूछ है ना कि ये स्लोगन क्यों दिया गया, आगे बढ़ सकती हूँ, तमाम भाई देखिए, जब आप कोई स्लोगन लिखने बैठते हैं या जब आप कुछ करने बैठते हैं तो ऐसा कर लिया, इसके बाद आप ये पूछें अभी अगर हमने कर लिया होता कि आगे बढ़ गए हैं तो उसके भी मायने। लेकिन खास तौर से स्पेसिफिक हमने ये जो कहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के सुरक्षा में जो सेंध लगा रहे हैं तमाम ऐसे नेता गुंडे भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ हर उस मुद्दे पर जिसके तहत महिलाओं को रोका जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, हर उस मुद्दे के खिलाफ लड़ सकती हूं। लड़ना किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ये एक सिंपैथी टारगेट है क्या? अपनी चीजों, अपने हक, अपने हुकूक के लिए एक सिंपैथी टारगेट है क्या? मतलब जो आवाज आ रही है वली जी, ये सिंपैथी टारगेट के तौर पर इसको रखा गया, क्योंकि जैसे आप बोल रहे तो बीजेपी अभी बोलेगी, सपा भी बोलेगी और कई और पार्टियां बोलेंगी। फिर अगर इतना ही है तो फिर उत्तराखंड और पंजाब में आपने फिर ऐसा भेदभाव क्यों किया? बोले कल प्रियंका जी के लाइव में एक व्यक्ति ने यह सवाल करा कि योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाओं की शक्ति पर अंकुश होना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की तमाम महिलाओं को इंगित करते हुए उनकी तरफ से यह भरोसा दिलाया कि नहीं, आप ये समझिए, योगी आदित्यनाथ जी का इस तरह का बयान, योगी जी की, उनकी पार्टी की, उनके नेताओं की, बली जी ये भी तो सकता है कि महिलाओं के पास अपार शक्ति होती है, उसको थोड़ा सा कैद करके रखें, थोड़ा सा संभाल के रखें। जैसे काली मैया में बहुत थी, जब उन्हें नाराज हो गई थी तो शंकर भगवान को आना पड़ा था कि भाई थोड़ा सा अपनी शक्ति कंट्रोल में रखो। इस तात्पर्य में भी तो हो सकता है। कब तक भदौरिया जी, हाथरस हो जाए तब भी जी, हाथरस हो जाए तब भी। लखीमपुर में इस 21वीं सदी में एक महिला के साथ उसके कपड़े
उतारे जाएं, तब भी वो संयम बरते, नहीं बरतेगी, वो अपने हक के लिए लड़ेगी। और प्रियंका जी ने ये जो नारा दिया है बिल्कुल सटीक दिया है, वो अपने हक के लिए लड़ेगी और लड़ना चाहिए। ठीक है, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल नहीं है। क्यों लोगों को इसमें निगेटिविटी नजर आ रही है? नहीं, निगेटिविटी नजर नहीं आ रही, सवाल था, ढूंढ रहे हैं और खोज रहे हैं। अच्छा मिराज जी, जैसे सवाल ये भी है कि सवाल नहीं, आप जैसे हाशिए पे हैं, उत्तर प्रदेश पर अपनी जमीन तलाश रहे हैं, तो ऐसे में आपको ऐसा नहीं लगता था कि सीटें थोड़ी सी ज्यादा आ जाती तो उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर लेते, थोड़ा सा नहीं ज्यादा सीटें आ जाती, सरकार तो अभी नहीं आएगी लेकिन सीटें ज्यादा आ जाती तो शायद, मैं ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूं, मैं अपना कोई सर्वे नहीं बता, मैं ओपिनियन पोल जो कह रहा हूं वो कह रहा हूं, तो थोड़ा सा अच्छे से जीत जाते, सीटें अर्जित कर लेते, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करते, जो भी ऐसा नहीं, जीत जाने का सवाल नहीं है। जैसा कि अभी नहीं, जीत जाने की बात यहां सिर्फ सियासत की नहीं है, बात चीजों की है, बात मुद्दों की है, बात विचारधारा की है। हर चीज को अगर हम सीटों से लेके और सत्ता मिलेगी नहीं मिलेगी इससे जोड़ के कांग्रेस पार्टी फिलहाल नहीं देख रही है। बिल्कुल सही है। अगर ऐसा इरादा प्रियंका जी का होता तो वो शायद ऐसी स्ट्रेटेजी, और इस वक्त में जो उन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है महिलाओं को टिकट देने वाला, वो छोटा नहीं है, वो इस देश की, इस प्रदेश की आने वाली राजनीति की दशा दिशा बदलेगा। आप देख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी और आने वाले वक्त में, अभी आप पिछले 6 महीनों में देख लीजिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करती थी और आज भी कर रही है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जो बयान शुरू हुआ वो एक समुदाय को लेकर ही शुरू हुआ। ठीक है, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। ये चुनाव में जाएंगे, मिलाकर आप इन सर्वों को नकारते हैं, फलाने वर्ग विशेष की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को खत्म करने के लिए प्रियंका जी ने जो नारा दिया है वो सिर्फ नारा नहीं है। ठीक है, ओके, पहली बात, ठीक है, प्रियंका जी ने करके दिखाया है। 125 में हमारे 50 प्रत्याशी महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक लिस्ट जारी करी, इसमें कितनी महिलाएं? ठीक है, भली जी मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन मोनू दुबे जी मैं आपके पास आऊंगा, आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन रोहित जी को थोड़ा सा कम वक्त मिल पाया, थोड़ा उन्हें बात रख लेने दीजिए, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। ठीक है जी, रोहित जी अब बात कंप्लीट करिए आप कि इस लॉस को किस तरह से देखते हैं और सर्वे को किस तरह से देखते हैं। देखिए, सर्वे को मैं इस तरह देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने विकास की योजनाओं को केवल बताना है उसको। हमने पहली बार देश में प्रधानमंत्री सम्मान योजना मिला है, पहली बार महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला है, पहली बार गांव में पक्के सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि गांव में जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं को अकाउंट में पैसे गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि 80% गांव की आबादी को फ्री में राशन मिला हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में 6 बजे 7 बजे शाम के बाद कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति खुलेआम घूम सकता है। सब कुछ पहली बार हुआ। योजनाओं के साथ जाएंगे। हमने जब योजना बट रही थी, जब बट रही थी तो वहां ही नहीं देख रहे थे कौन मुस्लिम है, कौन किस जाति का है। हम सबको योजना, रोहित जी की योजना वैसे बनाएगी सरकार की मुस्लिम के लिए, स्थिति के लिए, बार बार आप रिपीट क्यों कर रहे हैं? भैया पूरे देश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये थोड़ी ना करेंगे कि नहीं ये देखो ये पारसी के लिए, ये मुस्लिम के लिए है, तो बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, पिछली सरकारों में हुआ है। पिछली सरकारों में कि पूरा प्रदेश जानता है कि यूपीएससी के एग्जाम में क्या हुआ था, एक जिले के, एक समुदाय के कितने लोग थे, इसे क्या कहेंगे आप? नौकरी में कंफर्म होता था, एक जुलाई के पास सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास को ढूंढते ढूंढते स्वामी प्रसाद मौर्य मोनू जी विकास को ढूंढते ढूंढते पार्टी में आ गए, विकास को ढूंढते ढूंढते का इंतजार कर लीजिए। अरे आप जबरदस्ती आप डिवाइड नहीं करना चाहते, आप डिवाइड नहीं करना चाहते। मोनू जी स्वामी प्रसाद मौर्य एक रोहित जी, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए चैलेंज करता हूँ, अपने विधानसभा चुनाव जीत के आएंगे तो बताइएगा। मोनू जी, हाँ रोहित जी आप सही मत खोया करिए, आपको बोला करिए, कोई दिक्कत नहीं, तो आवाज आती है। वही आपसे बता रहा हूँ, पानी पी लीजिए आप। मैं बीच में मुझे डिस्टर्ब होता है क्योंकि कोई बात नहीं, चाहते हैं शांति से आप बात रखिए अपनी, वो तो हम लोग एक अनुशासन कार्यकर्ता है। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हम जब योजनाओं को फायदा देते हैं तो जाति विशेष को नहीं देखते। मुझे तकलीफ होता है, मुझे ये तकलीफ होता है कि अगर कोई व्यक्ति
एक समुदाय को कहे कि आप इस समुदाय के यहाँ ये मत करिए, और समाजवादी पार्टी उसको टिकट पहली सूची में पहला नाम होता है, तो तकलीफ होता है कि आप किस राजनीति को आप पैदा करना चाहते हैं। हमें तकलीफ होता है कि एक परिवार से कोई व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल का हो। रोहित जी, आपने कहा, अभी आपने अपने मुंह से कहा कि आपने योजनाएं बहुत सारी चलाई, लोगों तक पहुंची, बस बताने की जरूरत है। जब पहुंच गई योजनाएं तो बताने की क्या जरूरत है? ये तो पहुंची नहीं योजनाएं, तो आप बताएंगे कि सुनो फलानी योजना आई थी, बताने की जरूरत आप तक नहीं पहुंची, बात अलग है। जब काम किया तो फिर ये लॉस क्यों दिख रहा है? ये आखिर लॉस क्या? अगर होता भी है तो इसे कैसे आप मैनेज करेंगे? लॉस नहीं दिख रहा है, ये सर्वे में दिख रहा है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, नहीं सर्वे में तो दिख रहा है, 2014 में, पर वाकई में भी दिख रहा है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ 200 बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सर्वे में 2019 के लोग तो सपा बढ़त ले रही है, वो सपा बढ़त ले रही है, तो सपा कांग्रेस और बसपा के वोट ले रही है क्या? फिर इतनी सीटें जो सपा पहले से ज्यादा ट्रिपल सीटें ले रही है, बढ़त ले रही है, तो किसकी सीटें ले रही है? समाजवादी पार्टी पिछली बार से कम सीटें पाएगी। समाजवादी पार्टी जो अपने परिवार को नहीं रोक, इन दोनों के पास तो वैसी सीटें नहीं है, क्या बात करें? इनकी सीटें कैसे काटेंगे? बात बता रहे, बची आपकी सीटें। नहीं, ये कौन? ये मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये सर्वे दिखा रहा है ना, हम पिछली बार से ज्यादा सीटें लेके आ रहे हैं। जब सर्वे अच्छा आए तो आपका सर्वे इस बार ज्यादा सीटें पाएंगे, और जब सर्वे अगर थोड़ा सा अपोजिट आ जाए तो आपका सर्वे मैं सर्वे का सम्मान कर रहा हूँ। मैं सर्वे दोहरी मानसिकता के लोग हैं। दीपक जी, मैं सर्वे का सम्मान करता, मैं सारे सर्वे का आधार पर बताइए ना। सर्वे में मैं जीत रहा हूँ, सर्वे में मैं जीत रहा हूँ, सर्वे में मैं जीत रहा हूँ, सर्वे में मैं जीत रहा हूँ। एक चीज जरूर हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को दो प्रकार के मतदाता होते हैं। एक प्रकार के मतदाता होते हैं जो विकास में या देश के जो उन्नत हुई है, कभी कभी हो जाती है कि निजी स्वार्थ में कुछ मतदाता होते हैं जो किसी पार्टी को हराने और जिताने में मतदान करते हैं। उनको एकत्रित होना मैं मान सकता हूँ, 19-20 कुछ हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80% आबादी ऐसी है जो विकास को सपोर्ट करती है, जो राष्ट्रवाद को सपोर्ट करती है, जो देश की कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, गरीब पिछड़े वंचित को सुविधाएं मिलनी चाहिए, किसान को सम्मान मिलना चाहिए। तो गरीबों को योजना, अगर ऐसा ही सब कुछ बढ़िया है, जो आप दूरदृष्टि आप रख रहे हैं, तो आपके नेता भी रखने चाहिए। तो फिर कहते हैं कि डूबते जहाज को लोग छोड़ते हैं, हर कोई तो नहीं छोड़ता। तो जब सब कुछ इतना बढ़िया था तो फिर ऐसी कौन छोड़ रहा है? मैं कौन छोड़ आवाजाही क्यों लगी हुई है आपकी तरफ से? हम लगातार हम पहले हमारे 10-12 विकेट गिर गए, बता रहा हूँ। नहीं, विकेट कौन गिरा? हम तो पहले क्लियर कर चुके हैं कि एक परिवार से एक टिकट देंगे। अरे हम एक परिवार को 2 टिकट नहीं दे सकते ना, ये समाजवादी नहीं है कि यहाँ पारिवारिक पाठशाला चलता है कि राष्ट्रीय जो पार्टी करेगा उसके परिवार को पूरा। रोहित जी, अब आपको समझ लिया, अब मोनू जी की बारी है। संगठन के लोग हैं, रोहित जी, अब मोनू जी की बारी है। हम लोग शांति पार्टी है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। आऊंगा आपके पास। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह कौन से परिवारवाद के उदाहरण है? पंकज सिंह 28 साल मेहनत किए हैं, 28 साल पार्टी में सेवा दिए हैं, लगातार आपके खिलाफ बोल रही है, दबाव बना रही है। रीता बहुगुणा जोशी का लड़का 12 साल से मेहनत करने के बाद अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अरे मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति को बहुत नजदीक से देखा हूँ। मैंने बहुत नजदीक से भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को देखा और समझा है। मैं आपसे केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ। जो अभी आप जांच की बात कर रहे थे, उत्पीड़न की बात कर रहे थे, गुंडों पर कार्रवाई, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, मैं अपने ऊपर बीता हुई एक घटना बता दूं। मेरे खिलाफ 151 का कोई मुकदमा नहीं है। मैं इंजीनियर था, सक्रिय राजनीति में आया। मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य ऐतिहासिक मतों से हुई। 10,000 11,000 वोट पा करके मेरी पत्नी चुनाव जीती है। मेरा घर सिर्फ इसलिए खुदवा दिया गया क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपनी पत्नी को प्रस्तावक बना दिया। मेरे घर जाने वाली सड़क को खुदवा दिया गया। मेरे घर से मेरी गाड़ियां उठवाने क्योंकि मैं समझता हूँ ये गुंडे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
मैंने कमिश्नर पे ये किया उसका क्योंकि मैं हक है कि क्या भारतीय कर जनता सकता है, पार्टी के दरोगा समझदारी को उसका सरकार हक है क्या कर के सकता है, खिलाफ था। जिलाधिकारियों को उसका हक है क्या कर सकता है, और नियम से काम करता है। पिछली सरकारों में कप्तान खड़ा रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में पहले मंत्री IPS थाना चलाते थे, आपके तहसील मंत्री चलाते खड़ा थे, रहे, जिला चलाते थे, कमिश्नरी चलाते थे। बेटा हत्यारा है, किसानों को जीप से कुचल दे रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सरकार को मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करिए सरकार को कि सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री का लड़का अगर गलत किया तो शायद इसको जज में फंसाई है। आपको मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो गृह मुख्यमंत्री महाराज है, जो गृह मंत्री के लड़के में एसआईटी ने जांच किया है, उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने जांच किया है, क्या बात करते हैं आप? केंद्रीय गृह मंत्री का दामन किसानों के खून से सना हुआ है। तय मानियो उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने जांच किया है महाराज, आप क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश की केंद्रीय मंत्री सरकार की अंदर बताती है और आप धर्मघाट बोलिए केंद्रीय मंत्री के मुख्यमंत्री है, किसी को नहीं छोड़ रहा, चाहे मंत्री का लड़का हो, चाहे नेता का लड़का हो, चाहे अधिकारी का लड़का हो, और कानून के संसद के लिए क्या लगता है? आपको आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है मोनू जी, रोहित जी, प्रदेश में ऐसा योग्य मुख्यमंत्री है, ठीक है रोहित जी, ठीक है भगवान के नाम पर रावण है, सुनने वाला है योगी आदित्यनाथ जी। जैसे भगवा ओढ़ करके रावण ने माँ सीता को धोखा दिया, भगवान राम को धोखा दिया, इस भगवान को धोखा दिया, विष्णु के अवतार को धोखा दिया। बात करिए, कौन गोली चलवाया था, कौन रावण था, आप मत बात करिए। रोहित जी आप काल्पनिक बताते हैं, काल्पनिक है। अरे रोहित जी गोली चलवा क्या बात करेंगे आप? कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा है तेज बोलने का भाई। रोहित जी, मोनू जी एक मिनट, सवाल है मेरा मोनू जी आपसे मेरा सवाल है। मोनू जी मेरा आपसे सवाल है। देखिए भगवा मंदिर धर्म ये मत लाइए, ये ठीक है, अपने आप वैसी बहस कर रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश में ठीक है कोई नहीं कह रहा। रोहित जी मोनू जी सुन लीजिए, मोनू जी सुन लीजिए मोनू जी पहनने में मुझे कोई विरोध नहीं होता है। ठीक है शर्म की बात है। 2014 के बाद तो उतर गई है, 2014 के बाद तो उतर गई है। अभी तो हम लोग मंदिर में जाएंगे, अभी टीका लगाएंगे। ठीक है रोहित जी, मोनू जी एक सवाल, मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? मोनू जी मेरे सवाल का जवाब, मंदिर भी जाएंगे आप? अरे ठीक है, क्या बात करते हैं? रोहित जी धैर्य रखिए। मोनू जी मेरा एक सवाल है कि जब सपा की सरकार थी, मैं आपको रियलिस्टिक चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा सा उन्हें अगर आप सुनेंगे तो अच्छा होगा, कि उस वक्त इटावा क्षेत्र है, आप ही का क्षेत्र है इटावा, वहां की मुस्लिम महिलाओं के कई मैंने वीडियोस भी देखे हैं और मैंने बात भी की है। वहां की महिलाओं का, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका यह कहना था कि जब सपा की सरकार थी हमारी बहन बेटियां बहुत असुरक्षित थी। मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी सुविधा की बात नहीं कर रहा हूं, जो आप पे तमगा लपका रहा है कि लाल गाड़ी जिस गाड़ी पे लगा हो झंडा तो वो समझ लो अंदर है गुंडा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, पुलिस स्टेशनों की बात की जाए, मालूम टीआई या एसआई कोई थानेदार यादव साहब हैं, तो उनका न तो आने का समय था न जाने का समय था, और शायद सुनवाई भी नहीं होती थी। ये पर्सनल, चूंकि मैं भी उत्तर प्रदेश के आगरा से ही आता हूं, मैं पर्सनल ऑब्जर्व बता रहा हूं आपको। उसके बाद अगर रोडवेज बस में जाओ, कंडक्टर मालूम पड़ा कौन है, फलाना यादव है। उसके बाद भी हो सकता है कि आपको 2 बार वो टिकट ले ले आपसे, पैसे भी ना दे। मेरे साथ हुआ है व्यक्तिगत, मैं इसलिए वो रख रहा हूं आपसे। ऐसे हालात थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में थे या आपकी संरक्षण में चल रही थी, पर कुछ लोग आपके जो बात कही जा रही है उस वक्त ऐसे हालात कुछ जगह थे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको फतेहपुर सीकरी से लेकर के फतेहाबाद तक, फरा से लेकर के अदमासपुर तक, मैं एक विधानसभा के बारे में मैं आपको बता सकता हूं। मैं उस जिले का, उस क्षेत्र का माहौल जानता हूं। आप बताइए कि वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा एक केंद्रीय मंत्री हैं, मेयर हैं, सांसद हैं, लेकिन वहां पे अभी एक हमारे ब्राह्मण समाज के भाई के साथ अत्याचार हुआ। मसूदन शर्मा जी के अलावा किसी ने अत्याचार उस पर आवाज नहीं उठाई। वहां पे आप जानते हैं आगरा में विकास के नाम पे कौन सा ऐसा कार्य किया गया? आगरा में अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट शुरू हुई, सॉरी डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू हुई, वो भी नहीं चलती। कल की घटना, कल मैंने सुना है कि कल ही से वो बंद कर दी गई। ये किस बात का, ये किसका फेलियर है?
ये भारतीय जनता पार्टी की फेलियर है। रही बात, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बेहतर किसने बनाया है? लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बेहतर पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, जिसका नाम बदल करके इन्होंने डायल 112 बना दिया, डायल 100 को। अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के लिए 1090 शुरू किया। अखिलेश यादव जी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो ये पिंक बूथ आज लगे हुए हैं, ये अखिलेश यादव जी के योजना है। एम्बुलेंस जो हमारी महिलाओं को या मरीज को, जो हमारे बीमार लोग अस्पताल तक समय पर ना पहुंच पाने की वजह से जिनका दम चला जाता था, उनके लिए 102 108 एम्बुलेंस आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। समाजवादी सरकार में 500 रुपए समय मोनू जी बहुत कम है, पार्टी की सरकार में महिलाओं को दिया जाता था। समय बहुत कम है, इसलिए एक लास्ट टिप्पणी में रजा जी से ले लेता हूं। समय आपने सभी ने बात रख ली, अब लास्ट टिप्पणी कर लेते हैं। रजा जी, आपने सभी की बात सुनी और बातों से और सर्वे या फिर आप वास्तविक रिपोर्ट पे आपने ये थोड़ा समझ ली होगी, आप पत्रकार हैं, बहुत अरसे से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये तो आपने समझ ली होगी सर्वे ठीक ना सही पर हल्के झुल्के जैसे कुछ पार्टियों की स्थिति तो वैसी है, वाकई है, ठीक है। जिसे बसपा का जो दिखाया गया, हो सकता है कि बसपा इस सर्वे से 15-20 सीटें एक्स्ट्रा ले आए या कांग्रेस 50 सीटें एक्स्ट्रा ले आए, लेकिन लगभग हालात कुछ वैसे ही है। टक्कर सिर्फ सपा और बीजेपी की ही नजर आ रही है। कम शब्दों में सर बात खत्म कीजिएगा जी। ये में वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है, ये सही है कि ये दोनों आगे पीछे में चल रही हैं। और अब देखना ये है कि आम जनता क्या करती है, लेकिन ओपिनियन पोल पर बहुत विश्वास इसलिए नहीं सकता कि अभी बहुत से लोगों के घोषणा पत्र आने हैं, और जब घोषणा पत्र आएगा तो आम जनता उस घोषणा पत्र को बहुत मॉनिटरी ऑब्जर्वेशन करती है। ऐसा नहीं है कि पार्टियों घोषणा पत्र कोई पढ़ता नहीं है, सब पढ़ते हैं उसको, बहुत से पढ़ते हैं, और चौपाल पे तो बहुत पढ़ा जाता है। 4 लोग गांव में बैठ जाते, भैया सुनो अखबार में ये आज निकला है, टीवी पे ये आया है आज, और ये घोषणा पत्र जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये तो हमारे लिए ये बहुत फायदेमंद है, ये समाजवादी पार्टी ने किया, ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। तो घोषणा पत्र आने के बाद भी ओपिनियन पोल अगर होता है तो उसके रिजल्ट को दूसरे आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी, मोनू जी और वली जी आपका, और रजा रजवी जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम सर्वे एजेंसियों के आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, जबकि सपा की सरकार बनाने वाले आंकड़े महज 1-2 एजेंसियों के सर्वे में ही दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर यह अखिलेश यादव को परेशान कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं हालिया सामने आई ओपिनियन पोल के आधार पर सपा और अन्य पार्टियां वर्कआउट भी करने लगी होंगी। कमजोर स्थिति वाली सीटों पर कड़ी मेहनत तो हो रही होगी, लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि महज ओपिनियन पोल है, परिणाम नहीं है। अभी तो मतदान संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल भी आएगा जो बहुत कुछ स्थिति को साफ कर देगा। खैर, फिर भी हर किसी को 10 मार्च का इंतजार रहेगा, क्योंकि उस दिन असल नतीजे आएंगे जो ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार कौन सरकार बना रहा है। और इसी के साथ सत्ता का संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। महर्षि उपदेशामृत